नमस्कार प्यारे साथियों, चंद्रहासिनी एकेडमी के इस ऑनलाइन प्लेटफॉर्म में आप सभी का स्वागत है। मैं लुकेश चंद्रा आज आप लोगों का इस चंद्रहासिनी एकेडमी के ऑनलाइन प्लेटफॉर्म में हार्दिक स्वागत करता हूं। आज हम लोग पढ़ेंगे छत्तीसगढ़ में नदी अपवाह तंत्र के बारे में। छत्तीसगढ़ में नदी अपवाह तंत्र के बारे में आज हम लोग डिटेल में जानकारी पढ़ेंगे। ठीक, चलिए ज़्यादा समय ना लेते हुए हम लोग पढ़ाई स्टार्ट करते हैं। तो देखिए, छत्तीसगढ़ में नदी अपवाह तंत्र ये कितने भागों में है, इसको समझने के लिए हम लोग यहाँ पे बनाए हैं मानचित्र, एक लिए हैं भारत का मानचित्र लिए हैं। भारत के मानचित्र से यदि हम लोग समझें तो समझना बहुत आसान हो जाएगा, इसीलिए यहाँ पे लिया गया है भारत का मानचित्र। सबसे पहले हम लोग देखते हैं कि इधर उत्तराखंड के गौमुख पर्वत से एक नदी निकलती है। नदी का नाम है गंगा नदी। नदी का नाम है गंगा नदी। ठीक, नदी का नाम है गंगा नदी। उसी की एक सहायक नदी है जो छत्तीसगढ़ में देखा जाए तो छत्तीसगढ़ी वाले मानते हैं कि कहाँ से निकलती, पेंड्रा लोरमी के पठार से, और मध्य प्रदेश वालों का मानना है कि वो कहाँ से निकलती है, अमरकंटक की पहाड़ी से। तो यहीं से इसकी एक सहायक नदी का नाम है सोन नदी। उसका उद्गम होता है, वो जाके मिल जाती है गंगा नदी में। कौन सी नदी में? गंगा नदी में। यहाँ अमरकंटक की पहाड़ी से एक नदी का उद्गम होता है। नदी पश्चिम दिशा की ओर बहते हुए जाती है। इस नदी का नाम है नर्मदा नदी। कौन सी नदी? नर्मदा नदी। एक नदी का उद्गम होता है महाराष्ट्र के त्र्यंबकेश्वर की पहाड़ी से। नदी का नाम है गोदावरी नदी। नदी का नाम क्या है? गोदावरी नदी। और एक नदी का उद्गम होता है झारखंड के दुधवा पहाड़ी से। ठीक, उस नदी का नाम है ब्राह्मणी नदी। कौन सी नदी? ब्राह्मणी नदी। एक नदी का उद्गम होता है छत्तीसगढ़ के धमतरी जिले के सिहावा पर्वत से। छत्तीसगढ़ के धमतरी जिले के सिहावा पर्वत से निकलते हुए जाती है उड़ीसा और जाके मिल जाती है कहाँ? बंगाल की खाड़ी में, समुद्र से। ठीक है, तो इतने अपवाह तंत्र हैं। अब हमको समझना है अपवाह तंत्र। ठीक, अपवाह तंत्र जैसे कि मान लीजिए ये क्या है, मान लीजिए ये नदी, ये क्या है? उस क्षेत्र की प्रमुख नदी है। अपवाह तंत्र बोलने का मतलब है एक प्रमुख नदी रहती है, एक प्रमुख नदी रहती है जिसमें बाकी सब नदियां क्या होती हैं? जाकर आपस में मिलती हैं और एक जाल का निर्माण करती हैं। यह जो जाल है वही कहलाता है अपवाह तंत्र। ठीक, फिर उसी नदी के माध्यम से जो मुख्य नदी रहती है, उसी नदी के माध्यम से बाकी सब नदियां, जिनको कहा जाता है सहायक नदियां, उसी नदी की सहायता से जाके मिल जाती हैं समुद्र में। ठीक है, ये चीज समझ में आया? तो छत्तीसगढ़ में कितने अपवाह तंत्र हैं? तो छत्तीसगढ़ में याद रखिएगा कितने अपवाह तंत्र है? 5 अपवाह तंत्र है। कितने अपवाह तंत्र है? 5। एक का नाम है सोन गंगा अपवाह तंत्र। सोन गंगा अपवाह तंत्र। दूसरा है नर्मदा अपवाह तंत्र। तीसरा गोदावरी अपवाह तंत्र। चौथा है महानदी अपवाह तंत्र। और पांचवा है ब्राह्मणी नदी अपवाह तंत्र। ब्राह्मणी नदी अपवाह तंत्र। चलिए इसके बारे में पढ़ना स्टार्ट करते हैं। अब हम लोग समझते हैं छत्तीसगढ़ की स्थिति में। छत्तीसगढ़ की स्थिति में, भारत की स्थिति में देख लिए। छत्तीसगढ़ की स्थिति में देखें तो एक नदी का उद्गम हो रहा था कहाँ से? धमतरी जिले के सिहावा पर्वत से। ये प्रमुख नदी है जो धमतरी इधर कांकेर होते हुए जाती है, फिर गरियाबंद से इधर महासमुंद और रायपुर के बीच सीमा रेखा बनाते हुए ऐसे करके निकल जाती है बलौदा बाजार। बलौदा बाजार से आगे ये फिर जांजगीर चांपा से शक्ति होते हुए रायगढ़, और रायगढ़ से फिर ये निकल जाती है उड़ीसा साइड। उड़ीसा के बाद कहाँ चली जाती है? बंगाल की खाड़ी में जाके समुद्र से मिल जाती है। इस नदी का नाम है महानदी। नदी का नाम है महानदी। महानदी। ये जितना भी एरिया है, ठीक, छत्तीसगढ़ का मैदान, ये मुख्य रूप से देखा जाए तो इसी अपवाह तंत्र के अंतर्गत आता है। कौन सा अपवाह तंत्र? महानदी अपवाह तंत्र। ये हो गया एक नदी का अपवाह तंत्र। अब हम लोग देखते हैं दूसरे नदी का अपवाह तंत्र। ठीक है, दूसरे नदी का अपवाह तंत्र देखा जाए तो यहाँ से, ये पढ़े थे ना अभी कि महाराष्ट्र की त्र्यंबकेश्वर की पहाड़ी से एक नदी आती है जो आके कहाँ चली जाती है? इस साइड, नीचे साइड। ठीक, इस नदी का नाम है गोदावरी नदी। कौन सी नदी? गोदावरी नदी। गोदावरी नदी। ठीक, गोदावरी नदी। गोदावरी नदी में बस्तर संभाग की जितनी भी प्रमुख नदियां हैं वो सब आके मिल जाती हैं, या फिर गोदावरी की मुख्य सहायक नदी इंद्रावती में आके मिलती हैं। इसीलिए इसको कहा जाता है गोदावरी अपवाह तंत्र। ठीक, 2 अपवाह तंत्र हो गया। तीसरा अपवाह तंत्र देखते हैं हम लोग। एक नदी का उद्गम यहाँ
चलिए इस कलर में दिख जाएगा, विजिबल होगा। चलिए यहाँ पेंड्रा लोरमी के पठार से होता है और ये नदी ऐसे करके निकल जाती है आगे और जाके मिल जाती है आगे किससे? गंगा नदी से। कौन सी नदी है? अभी हम लोग देखे हैं, इस नदी का नाम है सोन नदी। कौन सी नदी? सोन नदी। तो सोन जाके मिल जा रही किसमें? गंगा में। तो इसीलिए ये जो पूरा क्षेत्र है ये आता है ऊपर का सरगुजा संभाग का लगभग मैक्सिमम क्षेत्र आता है किसमें? सोन गंगा अपवाह तंत्र में। सोन गंगा अपवाह तंत्र। उसके बाद यहाँ से इसी अमरकंटक की पहाड़ी से एक नदी का उद्गम होता है। नदी चली जाती है पश्चिम दिशा की ओर। ठीक है, पश्चिम दिशा की ओर चली जाती है। इस नदी का नाम है नर्मदा नदी। नर्मदा नदी। नर्मदा नदी यह भी एक अपवाह तंत्र का निर्माण करती है। यह भी क्या करती है? एक अपवाह तंत्र का निर्माण करती है। यहाँ पे है पूरा ये मैकल पर्वत श्रेणी। ठीक, मैकल पर्वत श्रेणी। तो ये नदी एक अपवाह तंत्र का निर्माण करती है जो कहलाता है नर्मदा अपवाह तंत्र, जिसमें छत्तीसगढ़ की एक दो नदियां जाके क्या हो जाती है? मिल जाती हैं। इसीलिए हम लोग इसको भी पढ़ेंगे। उसके बाद देखा जाए तो उसके बाद आता है छत्तीसगढ़ का लास्ट अपवाह तंत्र जिसको कहा जाता है ब्राह्मणी अपवाह तंत्र। तो यहाँ झारखंड साइड से कलर विजिबल नहीं है ना, चलिए दूसरा कलर यूज कर लेते हैं, ये वाला कलर। ठीक ठीक, यहां से एक नदी आती है और इधर निकल जाती है। इस नदी का नाम है ब्राह्मणी नदी। अब ये सोचेंगे आप लोग कि ये छत्तीसगढ़ तो आ नहीं रही है तो इसको पढ़ क्यों रहे हैं ब्राह्मणी नदी? तो इसको इसलिए पढ़ रहे हैं क्योंकि यहाँ छत्तीसगढ़ की कुछ नदियां जाके मिल जाती हैं। कौन सी नदी में? ब्राह्मणी नदी में। जा किस में मिल गई? ब्राह्मणी नदी में। इसीलिए इस क्षेत्र को कहा जाता है ब्राह्मणी अपवाह तंत्र। इसलिए इस क्षेत्र को कहा जाता है ब्राह्मणी अपवाह तंत्र। ब्राह्मणी अपवाह तंत्र। आशा करता हूं आप लोगों को इतना चीज समझ में आया होगा। ठीक है, सबसे प्रमुख अपवाह तंत्र छत्तीसगढ़ का कौन सा? महानदी अपवाह तंत्र। महानदी अपवाह तंत्र। दूसरा देखा जाए तो गोदावरी अपवाह तंत्र। कितने हो गए? 2। तीसरा है सोन गंगा अपवाह तंत्र। चौथा है नर्मदा अपवाह तंत्र। नर्मदा नदी में बंजर ताड़ा नाम की 2 नदियां हैं, जाके मिल जाती है, इसलिए हम लोग इसको भी देखेंगे नर्मदा नदी अपवाह तंत्र को। उसके बाद है ब्राह्मणी नदी अपवाह तंत्र। ब्राह्मणी अपवाह तंत्र। ठीक है, चलिए इसको अब हम लोग यहाँ पे जिला में देखे थे, इसको अलग से बनाते हैं। ठीक, अलग से बनाएं तो यहाँ पर देखिए एकदम क्लियर समझ में आना चाहिए अब हमको कि जो पढ़ रहे हैं उसमें हम लोग क्या चीज का तैयारी कर रहे हैं। और हम नदी के बारे में यदि पढ़ रहे हैं तो नदी का कॉन्सेप्ट पूरा क्लियर होना चाहिए। ठीक, चलिए ये एक नदी हो गई, इधर से आते हुए ऐसे करते हुए ये चली गई, फिर जाके कहाँ चली गई? उड़ीसा। इस नदी का नाम है महानदी। कौन सी नदी? महानदी। नदी का नाम है महानदी। नदी का नाम क्या है? महानदी। महानदी के हिस्से में ये जो बीच का 3 संभाग बिलासपुर रायपुर दुर्ग का लगभग मैक्सिमम जगह आता है कौन से में? महानदी अपवाह तंत्र में। कौन से में? महानदी अपवाह तंत्र। तो ये बीच का कहलाएगा महानदी अपवाह तंत्र। महानदी अपवाह तंत्र। ठीक, चलिए उसके बाद देखिए ये वाला एक पर्वत है, ये इसके बारे में पढ़े हैं, इसको कहा जाता है मैकल पर्वत श्रेणी। मैकल पर्वत श्रेणी के इस साइड एक नदी जाती है, पश्चिम दिशा की ओर बहती है। इस नदी का नाम है नर्मदा नदी। कौन सी नदी? नर्मदा नदी। ये छत्तीसगढ़ के मैदान में 2 अपवाह तंत्र, एक का नाम है महानदी अपवाह तंत्र, एक का नाम है नर्मदा अपवाह तंत्र। तो नर्मदा अपवाह तंत्र में मात्र अपने को इतना ही देखना है। ठीक है, ये वाला हिस्सा ये कहलाएगा नर्मदा अपवाह तंत्र, क्योंकि यहाँ 2 नदियां जाके इसमें मिलेंगी। ठीक है, तो इसे कहा जाता है नर्मदा अपवाह तंत्र। ये है नर्मदा अपवाह तंत्र। ठीक,
एक नदी का उद्गम इधर पेंड्रा लोरमी के पठार से होती है, जो जाके मिल जाती है गंगा नदी में। किसमें मिल जाती है? गंगा नदी में। ठीक है, चलिए, एक नदी का उद्गम होगा इधर से और जाके वो मिल जाएगी किसमें? गंगा नदी में। ऐसे बहते हुए जाएगी, जाके मिल जाएगी इधर गंगा नदी में। इस नदी का नाम है सोन। नदी का नाम क्या है? सोन। जाके किसमें मिल जा रही है? गंगा। इसीलिए इसको कहा जाता है सोन गंगा अपवाह तंत्र। सरगुजा संभाग की लगभग मैक्सिमम नदियां जाके मिलेंगी कहाँ? सोन नदी में। और सोन नदी के माध्यम से किसमें चली जाएंगी? गंगा नदी में। ठीक, इसलिए ऊपर का क्षेत्र को लिया जाता है सोन गंगा अपवाह तंत्र। कौन सा अपवाह तंत्र? सोन गंगा अपवाह तंत्र। सोन गंगा अपवाह तंत्र। ठीक है, उसके बाद देखिए ये वाला एक आता है, इधर से ऐसे नदी आती है। इस नदी का नाम है ब्राह्मणी नदी। कौन सी नदी? ब्राह्मणी। जिसमें जाके यहाँ के कुछ क्षेत्र में नदियां हैं वो जाके मिल जाती है, जैसे कि शंख नदी। तो ये जो क्षेत्र है वो आता है ब्राह्मणी अपवाह तंत्र में। ये जो आता है ब्राह्मणी अपवाह तंत्र में, ब्राह्मणी अपवाह तंत्र। अब बचा एक लास्ट में नीचे की ओर। तो नीचे की ओर एक नदी आती है ऐसे करके, जो चली जाती है कहाँ? उड़ीसा साइड। ठीक है, आंध्र प्रदेश, तेलंगाना, छत्तीसगढ़, उड़ीसा में इसका क्या है? विस्तार है। निकलती कहाँ से है? तो ये महाराष्ट्र के त्र्यंबकेश्वर की पहाड़ी से। ठीक है, चलिए, ये नदी, इस नदी के चलते ये वाला पूरा क्षेत्र कहलाता है गोदावरी अपवाह तंत्र। ये वाला पूरा क्षेत्र क्या कहलाता है? गोदावरी अपवाह तंत्र। अपवाह तंत्र। तो देखिए छत्तीसगढ़ को कितने अपवाह तंत्र में बांटा गया है? तो 5 अपवाह तंत्र। सबसे बड़ा हो जाएगा महानदी अपवाह तंत्र, उसके बाद गोदावरी अपवाह तंत्र, तीसरा हो जाएगा सोन गंगा अपवाह तंत्र, चौथा हो जाएगा ब्राह्मणी अपवाह तंत्र, पांचवा हो जाएगा आपका कौन सा? नर्मदा अपवाह तंत्र। अब हमको जानना है कि छत्तीसगढ़ में ये कितने प्रतिशत एरिया में, कितने प्रतिशत फैले हुए हैं। ठीक, कितने प्रतिशत भूभाग में इनका विस्तार है। तो सबसे पहले महानदी के बारे में देखते हैं। महानदी कितना फैला हुआ है? तो याद रखिए महानदी तंत्र जो है, अपवाह तंत्र है, इसका विस्तार है लगभग 56%। कितना प्रतिशत? 56%। 56% पहले आपको याद रखना है। उसके बाद 56.15%। 56.15%। जो गोदावरी नदी का विस्तार है, गोदावरी नदी का जो विस्तार है वो कितने प्रतिशत है? तो गोदावरी नदी का 56 का आधा कर दीजिए, कितना हो जाएगा? 28। ठीक, 28.64। पहले आपको 28 ही याद रखना है। 28.64% भूभाग में फैला हुआ है कौन सा? गोदावरी अपवाह तंत्र। तीसरा देखते हैं हम लोग सोन गंगा अपवाह तंत्र। ये जो सोन गंगा अपवाह तंत्र है इसका विस्तार है 13.63%। कितने प्रतिशत? 13.63% भूभाग में फैला हुआ है कौन सा? सोन गंगा अपवाह तंत्र। चौथा देखें ब्राह्मणी। चौथा कौन सा? ब्राह्मणी यदि नदी देखें तो ब्राह्मणी नदी का अपवाह तंत्र है ये वाला, ये है 1.05, 1.05 या 1.03 लिया जाता है। 1.03% ले लेते हैं। 1.03% भूभाग में फैला हुआ कौन सा? ब्रह्माणी नदी अपवाह तंत्र। उसके बाद देखते हैं नर्मदा नदी अपवाह तंत्र। तो नर्मदा नदी अपवाह तंत्र में आपको जानना है कि इसका भूभाग कितने प्रतिशत में फैला है। तो ये राज्य का सबसे छोटा अपवाह तंत्र है जो कवर करता है मात्र 0.55%। चलिए, ये चीज समझ में आया। आपको प्रतिशत पता होना चाहिए। महानदी अपवाह तंत्र का कितना प्रतिशत है? गोदावरी का, सोनगंगा का, ब्रह्माणी का और नर्मदा का। ये पांचों का प्रतिशत आपको पता होना चाहिए। अब हम लोग प्रतिशत देख लिए, सबसे इंपॉर्टेंट प्रतिशत है। उसके बाद हम लोग देखते हैं इसका कितने क्षेत्रफल में फैला हुआ है। ये कितने क्षेत्रफल में फैला हुआ है? तो याद रखिए ये जो महानदी अपवाह तंत्र है ये फैला हुआ है लगभग 77,432
किलोमीटर स्क्वायर में, 77,432 किलोमीटर स्क्वायर में इसका विस्तार है महानदी अपवाह तंत्र का। दूसरा देखें गोदावरी अपवाह तंत्र का, तो गोदावरी अपवाह तंत्र का याद रखना विस्तार है 77 का आधा कर दीजिए, लगभग एकदम एग्जैक्ट नहीं जानना है ना। इसका विस्तार है 39,497 किलोमीटर स्क्वायर। इसको आपको याद रखना है, तो 39,497 नहीं याद हो रहा है तो इसको याद रखने का एक आसान तरीका है, इसको रखिए 39,500 किलोमीटर स्क्वायर। 39,500 किलोमीटर स्क्वायर में फैला हुआ है कौन सा? गोदावरी अपवाह तंत्र। तीसरा देखते हैं सोनगंगा अपवाह तंत्र। सोनगंगा अपवाह तंत्र का याद रखना है आपको, इसका विस्तार जो है वो है लगभग फैला हुआ है लगभग छत्तीसगढ़ के, एक मिनट चलिए देखिए, बैंड पार्टी आ गया था जी, रोकना पड़ जाता है, ठीक। चलिए देखिए कितना फैला हुआ है, यह है 18,789 किलोमीटर स्क्वायर में, 18,789 किलोमीटर स्क्वायर में फैला हुआ है कौन सा? सोनगंगा अपवाह तंत्र। उसके बाद जानना है आपको ब्राह्मणी अपवाह तंत्र की, तो ब्राह्मणी अपवाह तंत्र का ये जो क्षेत्रफल है वो है 1324 किलोमीटर स्क्वायर। 1324 किलोमीटर स्क्वायर में फैला हुआ है कौन सा? ब्रह्माणी अपवाह तंत्र। अब उसके बाद नर्मदा नदी अपवाह तंत्र कितना प्रतिशत कवर करता है, कितने क्षेत्रफल में फैला हुआ है? तो प्रतिशत 0.55। क्षेत्रफल कितना है इतने भूभाग का? तो ये है 750 किलोमीटर स्क्वायर, 750 किलोमीटर स्क्वायर। इतना पता होना चाहिए आपको महानदी अपवाह तंत्र के बारे में, ठीक है। 5 प्रकार के अपवाह तंत्र देखे, पांचों प्रकार के अपवाह तंत्र में हमने अलग अलग नदी के बारे में देखा, कौन सा कितना प्रतिशत में फैला हुआ है, कितने क्षेत्रफल में फैला हुआ है, सब चीज हमने देख लिया। चलिए इसके बाद हम लोग स्टार्ट करते हैं महानदी के बारे में पढ़ना, ठीक। महानदी के बारे में पढ़ना स्टार्ट करते हैं। चलिए तो सबसे पहले हम लोग देखते हैं महानदी के बारे में। एक पहले ओवरव्यू देख लेते हैं, ठीक है। महानदी, पहले आपको जानना है ये कोई नदी है तो इसका उद्गम कहीं से हो रहा होगा, तो हाँ जी इसका उद्गम देखेंगे हम लोग सबसे पहले। उद्गम के बाद देखेंगे हम लोग इसका विसर्जन कहाँ पे होता है, ये कहाँ पे स्थित है उसको देखेंगे, कहाँ पे स्थित है या विस्तार कहाँ पे है इसका। उसके बाद देखेंगे हम लोग इसको अलग अलग समय में किन किन नामों से पुकारा जाता था, इसको हम लोग लिख देंगे नामकरण, नामकरण। उसके बाद हम लोग देखेंगे इसका, ये जो महानदी है इसका प्रवाह किस दिशा में है, प्रवाह किस दिशा में है, ठीक है, प्रवाह किस दिशा में है। उसके बाद हम लोग इसमें देखेंगे इसकी प्रकृति कैसी है, अम्लीय क्षारीय वाला नहीं ना, इसकी प्रकृति, ठीक है, नदी की अलग प्रकृति रहती है, ठीक। चलिए उसके बाद हम लोग देखेंगे इसका लंबाई, इसका देखेंगे लंबाई, लंबाई के बारे में 2 चीज देखेंगे। उसके बाद इसमें विशेष देखेंगे, हम लोग देखेंगे विशेष, विशेष में पढ़ेंगे क्या क्या इसमें इंपॉर्टेंट है उसको, ठीक है। चलिए पढ़ना स्टार्ट करते हैं। नामकरण, नामकरण के बारे में आपको जानना है। सबसे पहले नामकरण के बारे में ये जानना है, नामकरण, महानदी को प्राचीन समय में क्या क्या कहा जाता था, तो याद रखिए प्राचीन काल में, प्राचीन काल में इसका नाम कनक नंदनी था, इसका नाम कनक नंदनी था। प्राचीन काल में महानदी का नाम क्या था, या प्राचीन काल में महानदी को क्या कहा जाता था, पूछा गया क्वेश्चन है। तो प्राचीन काल में क्या कहा जाता था, महानदी को कनक नंदनी कहा जाता था। उसके बाद आता है युग के अनुसार देखें तो सबसे पहले सतयुग, उसके बाद त्रेता युग, उसके बाद द्वापर युग, फिर कलयुग। तो हम लोग चारों युगों में महानदी को क्या क्या कहा जाता है उसको देखेंगे। तो सतयुग में कहा जाता था नीलोत्पला, इसका प्रमाण हमें कहाँ से मिलता है, तो प्रमाण मिलता है वायु पुराण से। उसके बाद त्रेता युग में कहा जाता था इसको महानंदा। त्रेता युग में आप लोग एक महान ऋषि का नाम सुने होंगे, उनका नाम था श्रृंगी ऋषि, श्रृंगी ऋषि, जो भगवान नारायण के धरती में आने का एक बहुत बड़ा माध्यम बने, उन्हीं ने कराया था ना
पुत्र कामेष्ठी यज्ञ, महाराज दशरथ का पुत्र कामेष्ठी यज्ञ उन्हीं ने कराया था, जिसके द्वारा भगवान राम क्या बने, धरती में आए। ठीक, एक माध्यम बने ना वो भी, तो उन्हीं के प्रिय शिष्या महानंदा के नाम पे उस समय त्रेता युग में जाना जाता था इस नदी को। उसके बाद हम लोग देखेंगे द्वापर युग में, द्वापर युग में महानदी को कहा जाता था चित्रोत्पला। उसके प्रमाण हमें कहाँ से मिलते हैं, तो प्रमाण मिलते हैं स्कंद पुराण से। फिर कलयुग में क्या कहा जा रहा है, अभी हम लोग पढ़ रहे हैं महानदी। चलिए तो उसी को देखते हैं। प्राचीन काल में कहा जाता था कनक नंदनी। उसके बाद युग में देखें तो सतयुग में, सतयुग में कहा जाता था इनको नीलोत्पला, नीलोत्पला। उसके बाद सतयुग के बाद कौन सा युग, त्रेता युग। त्रेता युग में क्या कहा जाता था, तो त्रेता युग में इनको कहा जाता था महानंदा, इनको कहा जाता था महानंदा। उसके बाद त्रेता युग के बाद द्वापर युग, द्वापर युग। द्वापर युग में इनको क्या कहा जाता था, तो द्वापर युग में कहा जाता था चित्रोत्पला, चित्रोत्पला। फिर कलयुग में क्या कहा जाता है, आप सभी जानते हैं, कलयुग में कहा जाता है इनको महानदी, महानदी। इसमें आपको दो युग के बारे में प्रमाणित जानकारी मिलती है। ठीक, दो युग के बारे में प्रमाणित जानकारी मिलती है। एक है सतयुग, सतयुग में इनको नीलोत्पला कहा जाता था। इसकी जानकारी कहाँ से मिलती है, तो इसकी जानकारी मिलती है हमको वायु पुराण से। कौन से पुराण से, वायु पुराण। और द्वापर युग में चित्रोत्पला कहा जाता था, इसकी जानकारी मिलती है हमको स्कंद पुराण से, स्कंद पुराण। ठीक, एक और पुराण है जिसका नाम है विष्णु पुराण। देखे होंगे सीरियल में आता था पहले विष्णु पुराण, भगवान विष्णु के बारे में पूरी जानकारी देते हैं इसमें। तो विष्णु पुराण में ये जो महानदी है उसको कहा जाता था ऋषि कुल्या या ऋषि तुल्या, ऋषि कुल्या या ऋषि तुल्या कहा जाता था। देखे हैं ना, भगवान विष्णु ऋषियों का बहुत आदर करते हैं, ऋषियों को बहुत आदर सम्मान करते हैं ना। एक ऋषि उनके छाती में लात मार दिए थे, फिर भी क्या किए, उनको चरण पकड़ के उनका पैर दबाए थे। ठीक है, तो भगवान विष्णु पुराण से याद रखना, भगवान विष्णु ऋषियों का बहुत आदर करते थे, इसलिए इसको कहा जाता था ऋषि कुल्या। ऐसे आप कुछ भी रिलेट करके याद रख सकते हैं। ठीक, ये हो गया नामकरण। अब नामकरण हो गया, अब चलिए अब देखते हैं इसका उद्गम। उद्गम कहाँ से होता है, तो उद्गम में याद रखना ये जो महानदी है इसका उद्गम होता है सिहावा पर्वत। कहाँ से, सिहावा पर्वत, जिसको सुक्तिमती पर्वत भी कहा जाता है। कौन सा जिला बोलने से, धमतरी जिला। सिहावा पर्वत धमतरी जिला में, धमतरी जिला से इसका उद्गम होता है। धमतरी जिला में स्थित है सिहावा पर्वत, जहाँ से छत्तीसगढ़ की सबसे बड़ी नदी महानदी का उद्गम होता है। अब लंबाई में देखेंगे तो लंबाई में हम लोग इसको दो भागों में बांटेंगे। ठीक, एक कुल लंबाई देखेंगे और एक देखेंगे छत्तीसगढ़ में, एक कुल लंबाई एक छत्तीसगढ़ में। याद रखिए ये इसकी कुल लंबाई 858 किलोमीटर है, 858 किलोमीटर। छत्तीसगढ़ में इसकी लंबाई कितनी है, तो छत्तीसगढ़ में इसकी लंबाई है 286 किलोमीटर। बाकी पूरा ठीक 858 286 माइनस कर दीजिए, बचा जितना भी वो बहता है कहाँ, उड़ीसा राज्य में। ठीक है, ये चीज समझ में आया। ठीक, चलिए उसके बाद उद्गम देख लिए, अब विसर्जन देखते हैं। तो विसर्जन से याद रखना इसका विसर्जन होता है बंगाल की खाड़ी में, बंगाल की खाड़ी में, बंगाल की खाड़ी में इसका विसर्जन होता है। ठीक है, इसकी स्थिति या विस्तार देखें तो अभी हम लोग मैप में बताया था मैं, इसका स्थिति या फिर विस्तार कहाँ है, छत्तीसगढ़ के मध्य भाग में, छत्तीसगढ़ के मध्य भाग या फिर मैदान में, छत्तीसगढ़ के मध्य या फिर मैदान में इसका विस्तार देखने को मिलेगा। ठीक है, इसका प्रवाह, प्रवाह कौन सी दिशा में है बोलने से, ये कौन सी दिशा में पहले प्रवाहित होती है, उत्तर दिशा में, फिर उसके बाद जाती है पूर्व दिशा की ओर। तो इसका प्रवाह कौन सी दिशा में है बोलने से, उत्तर पूर्व दिशा में है, उत्तर पूर्व दिशा में है। ये प्रकृति, प्रकृति बोलने का मतलब है ये कैसे बिहेव करती है। जैसे कि देखिए ढाल था उत्तर साइड तो गई उत्तर, फिर ढाल हुआ पूर्व साइड तो ये कैसे चली गई, पूर्व साइड। तो उसी को कहा जाता है, इसकी प्रवृत्ति होती है अनुवर्ती प्रकृति की,
इसकी प्रकृति कैसी है? अनुवर्ती। अनुवर्ती मतलब ढाल के अनुसार चलने वाली, ढाल के अनुसार प्रवाहित होने वाली नदी। ढाल के अनुसार प्रवाहित होती है। ढाल के अनुसार ये क्या होती है? प्रवाहित होती है। ठीक है, उसके बाद आ जाइए उसके बाद आ जाइए विशेष। तो विशेष में हमको क्या जानना है? तो विशेष में हमको 4-5 पॉइंट याद रखना है। पहला पॉइंट विशेष में आपको ये जानना है, यह छत्तीसगढ़ की सबसे क्या है? लंबी नदी है। छत्तीसगढ़ की सबसे लंबी नदी, सबसे लंबी नदी, छत्तीसगढ़ की सबसे लंबी नदी। दूसरा जानना है, छत्तीसगढ़ की गंगा कहा जाता है इसको। छत्तीसगढ़ की क्या कहा जाता है? गंगा कहा जाता है। महानदी को छत्तीसगढ़ की गंगा कहा जाता है। तीसरा जानना है आप लोगों को इसी महानदी के बारे में कि यह छत्तीसगढ़ में प्रवाहित होने वाली सबसे लंबी नदी है। छत्तीसगढ़ का गंगा कहा जाता है और इसे कहा जाता है छत्तीसगढ़ की जीवन रेखा। छत्तीसगढ़ की जीवन रेखा, जीवन रेखा। इतना चीज जानना है आपको महानदी के बारे में। ये महानदी के बारे में एक ओवरव्यू हो गया। अभी हम लोग महानदी पढ़ना स्टार्ट किए हैं बस, ठीक है। इसके अंदर घुसे नहीं कि महानदी कौन से जिले से जा रही है, कौन कौन से इसके किनारे पर तट हैं, कौन कौन इसकी सहायक नदी है। इसको हम लोग नेक्स्ट दिन जब पढ़ेंगे तब उसके साथ डील करेंगे। अभी आप लोगों का ये महानदी के बारे में एक ओवरव्यू है। इतनी जानकारी महानदी पढ़ने से पहले आपको होनी चाहिए। ठीक है, चलिए आज की क्लास यहीं पे ख़त्म करते हैं। उम्मीद है आज की क्लास आप लोगों को पसंद आया होगा। यदि पसंद आया है तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, लाइक कर दीजिए। धन्यवाद।